Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is Kajol Sinha here again. हमने जनरल स्टडीज़ की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू किए थे, जिसमें हमने ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर अप किए, जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए, है ना, और भी जितनी चीज़ें होती हैं अभी ज्योग्राफी का पूरा चलेगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट हिस्ट्री प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसकी क्लास 7 आज है और क्लास 7 में हम देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी में किस प्रकार से हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। और मिनरल्स से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे कितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, आपको कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ये ना कुछ फैक्चुअल रहता है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये जो मिनरल्स वाला चैप्टर है, मिनरल्स वाला, रिसोर्सेज वाला, ये थोड़ा सा फैक्चुअल चैप्टर है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है आज और किस तरीके से प्रीवियस ईयर में आते हैं ये क्वेश्चन और हम इनको कैसे डील कर सकते हैं। कुछ इसमें 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम कंसेप्ट से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि रिवर का कोर्स क्या होता है, कैसे वो डेल्टा फॉर्म करती है या कैसे माउंटेन्स के थ्रू मिएंडर्स बनते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम इस तरीके से डील करेंगे। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ज्योग्राफी में जो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बट इसको आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो आप पूरा देखिए और अच्छे से नोट्स बना लेना, सारी चीज़ें और मिनरल रिसोर्सेज लिखकर उसमें, और ये कहाँ पर क्या चीज़ पाई जाती है वो आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ रिवर इज इन इट्स मिडल कोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स इज इट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग। जब कोई भी रिवर अपने ना मिडल कोर्स से गुजरती है, तो मिडल कोर्स से जब वो पास होती है तो वो रिवर किस तरीके का लैंडस्केप बनाती है। लैंडस्केप का क्या मतलब होता है पहले समझ लो। मान लीजिए माउंटेन्स है, माउंटेन्स है, ठीक है, इस तरीके से माउंटेन्स में जो ग्लेशियर होते हैं, जब ग्लेशियर से रिवर ऐसे निकलेगी, ठीक है, ग्लेशियर से जब निकलती है रिवर तो वो जाती है कहाँ की साइड, प्लेन की साइड। यानी कि देखिए आप, हाइट से जब रिवर कोई फ्लो कर रही है तो वो कैसे जाएगी, वो नीचे जाएगी, यानी कि हाइट से गिरेगी। हाइट से गिरने के बाद क्या रहेगा, हाइट से गिरने के बाद यहाँ पे स्पीड जो है कैसी होगी, स्पीड जो है वो हाई रहेगी। ध्यान रखना, जो फर्स्ट कोर्स होता है, यानी कि जो पहला जहां से ओरिजिनेट होती है रिवर, और जब वो नीचे जाती है हाइट से नीचे, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी गिरने की हाई रहेगी, और ये होगा हमारा फर्स्ट कोर्स। अब फर्स्ट कोर्स के बाद रिवर जो है वो प्लेन एरिया में आएगी, यानी कि सरफेस वाले पार्ट पे आएगी। ये सरफेस होता है, ठीक है, तो सरफेस वाले पार्ट पर आएगी। इसको हम बोलते हैं क्या, मिडल कोर्स। ठीक है, मिडल कोर्स यानी कि मध्य मार्ग इसका हम बोल सकते हैं। मिडल कोर्स में इसकी जो स्पीड है, किसकी, हम रिवर की बात कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। ये देखो ये रिवर ऐसे जाएगी, ठीक है, ये मैंने ब्लू कलर से आपको रिवर ड्रॉ कर दी। ये देखो, अब रिवर क्या करेगी, जब आएगी फर्स्ट कोर्स से, तो फर्स्ट कोर्स से हाइट से नीचे गिरेगी, स्पीड विल बी वेरी हाई। उसके बाद क्या होगा, ये मिडल कोर्स में आएगी, मिडल मार्ग में आएगी, और यहाँ पर इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी लो। अब जब स्पीड लो हो जाती है ना, तो रिवर क्या करती है, जब स्पीड लो हो जाती है तो रिवर भी धीरे धीरे, फिर उसकी जो स्पीड है लो होने की वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हाइट में जब स्पीड तेज होती है तो बहुत तेज गति से क्या करती है, फिर वो आगे बढ़ती है। इस तरीके से मिडिल कोर्स में इन्होंने पूछा है कि मिडिल कोर्स में किस तरीके का लैंडस्केप रहेगा, यानी कि रिवर के थ्रू किस तरीके की फिजियोग्राफी या लैंडस्केप बनेगा। पहले समझ लो, जब ऐसे हमने मिडिल कोर्स पढ़ लिया, अब इसका ना थर्ड कोर्स होता है जो बिल्कुल साइड वाला कोर्स होता है, जिसको हम लोअर कोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका इसको हम कोस्ट मान लेते हैं, ये है ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, ये क्या है हमारा यह है ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में जब रिवर आती है, तो ईस्टर्न कोस्ट में जब पहुंचती है तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते किससे मिल जाएगी, ये बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी का जो पानी है उससे ये मिल जाती है, और यहाँ पे मिलने के बाद स्पीड लो हो जाती है, तो कंप्लीट ये अपना ड्रेन आउट कर जाएगी इस पानी में। इस तरीके से हमने समझा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कोर्स। फर्स्ट है हमारा अपर कोर्स, सेकेंड है मिडिल कोर्स, और जो बिल्कुल थर्ड है, जो बिल्कुल सी के साथ मिल जाता है, वो है हमारा
लोअर कोर्स। तो इन्होंने पूछा कि मिडिल कोर्स में रिवर का क्या बिहेवियर होता है या रिवर किस तरीके से लैंडस्केप बनाने का काम करती है। तो इस वाले कोर्स में, ठीक है, इस वाले कोर्स में जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो रिवर क्या करेगी, रिवर ऐसे करके बहने लगती है, ठीक है, ऐसे बहने लगती है। और कभी कभी क्या होता है कि ये फिर एक बार इस तरीके से भी फ्लो कर जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि रिवर अपने रास्ते बदल सकती है। कहां पर, मिडिल कोर्स में। जब रिवर रास्ते जब रिवर अपना रास्ता बदलती है कहां पर, मिडिल कोर्स में, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से क्या बनाने का काम करती है, मिएंडर्स। मिएंडर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो लिखा है विसर्प। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो होता है ना सांप, तो ऐसे चलता है ना, मिएंडरिंग करके। तो ऐसे ही इस तरीके से मिएंडर बनाएगी। और ये जो है एक टाइम के बाद यहाँ पर पानी जो है वो गैदर हो जाता है। जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये बन जाती है लेक, झील। समझ में आई बात। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है इन्होंने कि मिडिल कोर्स क्या बनाती है, वाटरफॉल्स नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, वी शेप्ड भी नहीं बनाती। इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स मिएंडर इन इट्स मिडिल कोर्स। आई बात समझ में, मिएंडर बनाने का काम करती है। अब आते हैं वाटरफॉल कैसे बनता है। वाटरफॉल के लिए समझ लो आप, मान लीजिए रिवर जा रही है, ठीक है। अब जब ये हाइट पे जाएगी और हाइट पे जाने के बाद जब इसको एक प्लेट्यू नजर आएगा, प्लेट्यू क्या होता है, पठार, यानी ये देखो, ये मान लो एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ एरिया है जमीन का, ठीक है। और रिवर कैसे जा रही है, रिवर इसके ऊपर से ऐसे जा रही है, ठीक है। नहीं, दूसरा कलर लेते, देखो रिवर ऐसे जा रही है, क्लियर। अब जब रिवर के सामने से ये जमीन खत्म हो जाएगी तो रिवर क्या है, फिर गिर जाएगी। और गिरेगी तो स्पीड से गिरेगी, और ये क्या क्रिएट करती है, फिर इसे बोलते हैं हम वाटरफॉल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, झरना, ठीक है। तो जब जमीन का उठा हुआ एलिवेटेड पार्ट होता है तो वहां से जब रिवर कोई गिरती है तो वो झरना बनाने का काम करती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या था, और इसमें था हमारा डेल्टा। देखो डेल्टा हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा जो होते हैं वो लोअर कोर्स में बनते हैं। लोअर कोर्स का मतलब कि बिल्कुल जब तट के पास रिवर पहुंच जाती है, और जब ये तट के पास पहुंचती है और जब ये सी से मिलने वाली होती है तो अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स होता है, रेत पत्थर कंकड़, जो भी चीज़ें ये बहाकर लाती है, मिट्टी वगैरह, ये सब क्या करती है, ये सब तट पर यानी कि कोस्टल लाइन पर ये डिपॉजिट कर देती है। और वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर डेल्टा बन जाता है। डेल्टा वैसे आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने मिट्टी के ढेर देखे होंगे बड़े बड़े, है ना, मतलब अपने ही आसपास। तो इस तरीके से कोस्ट में भी क्या बन जाता है, ऐसे करके डेल्टा बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो डेल्टा हमेशा लोअर कोर्स में होगा, मिएंडर हमेशा मिडिल कोर्स में होगा। अपर कोर्स में कुछ नहीं होगा, अपर कोर्स में आप झरने बोल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें लवण यानी नमक ज्यादा हो। तो यानी कि सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट सैलिनिटी यानी कि सलाइन रिवर कौन सी है, ठीक है, सलाइन, लार्जेस्ट सलाइन रिवर जिसमें कि लवणता ज्यादा होती है। तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछा गया है, ध्यान रखना, लेक वैन, ठीक है, लेक वैन, ये वाइन नहीं है, आप लिख लो यहाँ पे लेक वैन। तो लेक वैन ऐसी रिवर है जहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा है, और मतलब लवण होने की, ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कोई भी एनिमल्स हम कह सकते हैं या प्लांट्स कोई नहीं है, नो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीव जंतु इस रिवर में नहीं मिलेंगे। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। और ये कहाँ की रिवर है, ये टर्की की रिवर है। ध्यान रखना, लेक वेन जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ वो आप लिखते रहिए, ताकि यहाँ से जब क्वेश्चन आए तो पॉसिबिलिटी रहे कि आप उसको डील कर लो, स्किप होने के चांसेस ना रहे। क्लियर है, तो इसमें लिख लो लार्जेस्ट लेक ऑफ टर्किश, टर्की लिख लो, ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ टर्की, यानी कि टर्की की, तुर्की की क्या है, लार्जेस्ट लेक है, और सलाइन में से आती है लेक वैन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक, रेड सी, डेड सी, ये सब अलग अलग जगह पर है, ये आप देख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। फिलहाल ये सीजीएल का क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया, और अगर इससे रिलेटेड कुछ आए तो वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। As of 2021, which is the largest drainage basin in the world with an area of about, ये कितना है, 70 लाख, है ना, 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब एक चीज देखो कि
वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन, अगर आपसे वैसे भी अगर इतनी ये जो डेटा दिया है ना, देखो लोग इतना डेटा याद नहीं करते हैं, बच्चे स्पेशली, वो बेचारे फैक्ट्स और कंसेप्ट्स नहीं याद करते और डेटा क्या याद करेंगे। तो आपको इतना डेटा से घबराने वाली बात नहीं है। आपने ना एक चीज क्वेश्चन में चेक करनी है कि लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है यानी कि लार्जेस्ट, अगर देखो आपसे पूछा होता लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछा जाए यानी लंबी नदी, तो आप आंसर क्या करोगे, नाइल। यहाँ पर आपसे पूछा है लार्जेस्ट रिवर बेसिन, है ना, लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वो आपकी साउथ अमेरिका में है, अमेजोन रिवर पर। अमेजोन रिवर ना, पहली बात वास्ट रिवर है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर में आती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उसका, ठीक है, पानी बहुत है उसमें। और दूसरी बात ये है इक्वेटर पर जो है ये एग्जिस्ट करती है। देखो कैसे, मैं बता देती हूँ चलो आपको। यहाँ पे देखिए, देखो ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है, 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और ये हमारा था नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है हमारा क्या, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में ही आपकी लार्जेस्ट रिवर है कौन सी वाली, अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन जो है वो इक्वेटर के पास है, और आपको मैंने ये बात बता रखी है प्रीवियस क्लासेस में कि इक्वेटर एक ऐसी रेखा है, एक ऐसा लैटिट्यूड है जहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है, मतलब क्योंकि आपको पता ही है सन की डायरेक्ट हीट, इसका जो डायरेक्ट टेम्परेचर है वो किस पे पड़ता है, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर पड़ने की वजह से पूरे साल है ना, पूरे 12 महीने सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो कौन फील करता है, इक्वेटर। अफ्रीका जो है इक्वेटर, देखो अफ्रीका के बिल्कुल बीच में से जाता है इक्वेटर, इसलिए अफ्रीका में गर्मी ज्यादा है, वहां पर लोग आपको ब्लैक देखने को मिलेंगे। ऐसे ही साउथ अमेरिका में भी आपको जो ये वाला पार्ट है वहां पर ब्लैक लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लैक लोग इसलिए, कलर ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि मेलानिन जो है वो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से शरीर से निकलता है और रंग हो जाता है ब्लैक। क्लियर है। तो यहाँ पर अमेजोन बेसिन में हीट बहुत है, हीट ज्यादा है, तो उस वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ट्रांसपिरेशन यानी कि बारिश ज्यादा होगी। तो अमेजोन बेसिन पे आराम से आपको बारिश भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, टेम्परेचर हाई, हीट हाई, ठीक है, और आपका ह्यूमिडिटी भी आप कह सकते हो, जो नमी होती है वो भी हाई रहती है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन में आ गया। और इससे रिलेटेड जो 3-4 बातें थी एक्स्ट्रा वो मैंने आपको सही से बता दी। पूछा जाता है कई बार कौन सी कॉन्टिनेंट में है, या फिर यहाँ की ह्यूमिडिटी के बारे में बताओ, या टेम्परेचर कैसा है, तो यह आप बता देना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में लार्जेस्ट बेसिन था, तो लार्जेस्ट बेसिन आपने देख लिया है, ठीक है, अमेजोन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। देखो आर्टिफिशियल लेक का क्या मतलब है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक का मतलब ये होता है, कृत्रिम झील का मतलब कि जब कोई ह्यूमन मेड, मतलब कि ह्यूमन उसको बनवाता है अपने तरीके से, और कुछ अपने काइंड ऑफ अपने कन्वीनियंस के लिए या फिर इरिगेशन के लिए, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं झील बनवाने के। तो जब कोई भी ह्यूमन मेड झील होती है उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे कि हमारी इसमें से जो आर्टिफिशियल झील है वो कौन सी है, भोपाल, ठीक है, भोपाल लेक। ध्यान रखना भोपाल लेक एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। और भोपाल लेक से रिलेटेड 1-2 चीजें आप लिख लो ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। तो भोपाल लेक कहाँ है, नाम से पता लग रहा है भोपाल में, ठीक है। और इसको जो है भोजताल भी बोलते हैं, भोजताल, जैसे नैनीताल होता है ना, ठीक है। नैनीताल क्या है, बेसिकली नैनीताल जो आप टूरिस्ट प्लेस के नाम से जानते हो, नैनीताल एक झील ही तो है, ठीक है, बहुत बड़ी झील और अच्छी झील है, टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है फिलहाल। तो झील को ताल भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ऐसे आप लिख सकते हो। तो भोपाल का दूसरा नाम भोजताल है। और जो है इसको जो है पेरियार डायनेस्टी के ही राजा ने बनवाई थी, पेरियार नहीं सॉरी परमार, है ना, परमार डायनेस्टी के राजा ने इसको बनवाया था। ये कुछ चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, लिख लो आप। परमार डायनेस्टी के किंग ने इसको बनवाया था, ठीक है। ईयर आप देख लेना, वैसे ईयर पूछा नहीं जाता इसमें। तो परमार डायनेस्टी के एक राजा थे, उन्होंने भोजताल को बनाया भोपाल में, बाद में जाके इसका नाम भोपाल लेक पड़ गया था। और ये एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक में आती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रेड सी लोकेटेड।
लाल झील कहाँ पर है, ठीक है, रेड सी कहाँ पर है देखो रेड सी पड़ती है हमारी कहाँ पर, यूएसए, ठीक है, यानी कि आप मैप में आ जाओ ये वाला देखो यूएसए बेसिकली कहाँ है। अगर मैं आपको नॉर्थ अमेरिका की एक फिजियोग्राफी समझाऊं तो थोड़ा सा आप देख लो। जैसे ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के भी 3 पार्टीशन है। जैसे एक हो गया कनाडा, दूसरा पेन लेते हैं, सबसे जो अपर पार्ट है, सबसे जो अपर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कनाडा वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट हो जाएगा यूएसए वाला, तीसरा पार्ट हो जाएगा मेक्सिको वाला। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। अब आपसे क्या पूछा गया है, रेड लेक। रेड लेक जो है वो यूएसए में लोकेटेड है, यूएसए में ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ का जो एरिया है आप ये लगा लो, ओंटेरियो वाला है ना, मिशिगन, तो इस ये वाले जितने भी एरिया मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेड सी लोकेटेड है यूएसए की, और फेमस लेक है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जो फेमस, देखो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको फेमस वाली चीज़ें याद रखनी है, वरना दुनिया भर की लेक्स है, क्या ही आप याद करोगे सारी, ठीक है। तो पेपर वाइज याद करना है कि पेपर के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो था हमारा रेड लेक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। देखो नेविगेबल का क्या मतलब होता है, जिस लेक पर, ठीक है, जिस लेक पर एक सेकेंड जिस, मान लीजिए ये लेक है, ठीक है, तो जिस लेक पर ना मतलब नौका, देखो हिंदी में क्या लिखा है, नौका गम्य, यानी कि नेविगेबल, जिस लेक पर ऐसे करके नाव चलाई जा सकती है उस लेक को हम क्या बोलते हैं, उस लेक को हम नेविगेबल लेक बोलते हैं जी, नौका चलाने योग्य लेक। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसी झील देखो इनका ना जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ता है, क्योंकि अगर स्पीड में रहेगा तो फिर वही चीज़ है कि फिर उसमें टूरिस्ट लोग या कोई भी सफ़र नहीं कर पाएगा, है ना, नाव में। तो इसलिए ऐसी लेक का पानी जो होता है वो शांत होता है, काम पीसफुल होता है। और ये कौन सी लेक है, स्पेशली कहाँ की बात कर रही है, वर्ल्ड में, ठीक है, इन्होंने पूछा है कि विश्व में सबसे बड़ी, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है, टिटिका लेक। ध्यान रखेंगे, टिटिका लेक, टिटिकाका करके आ जाता है, कई बार टिटिका करके आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेविगेबल लेक है जिसमें नाव चलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ मतलब इसमें बताने का नहीं है, ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, है ना, तो इनको एक एक क्वेश्चन को आप करते रहो और छोटे छोटे फैक्ट समझते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज नॉट नोन फॉर कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। सबसे पहले ना कोल डिपॉजिट्स क्या होता है, जहाँ पे कोल रिजर्व होते हैं, जहाँ पे कोयले का भंडार होता है। क्लियर है। तो कोयला निकलता कहाँ से, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इंडिया के बहुत सारे पार्ट से निकाला जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में जो है वो, मेजॉरिटी में जो कोल है वो झारखंड, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हो गया, यहाँ से निकाला जाता है। देखेंगे, देखो ये वाला उड़ीसा का पार्ट हो गया, ठीक है, हमारा झारखंड पड़ गया, और उड़ीसा, झारखंड, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पड़ गया। तो ये वाला जितना भी पार्ट है यहाँ पर मेनली आपको कोल मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, बाकी सारे मिनरल्स जो होते हैं, बॉक्साइट वगैरह, तो ये सारे मिनरल्स जो होते हैं, अगर हम गोल्ड और सिल्वर को छोड़ दें तो काफ़ी सारे मिनरल्स कहाँ से निकाले जाते हैं, और आपके झारखंड उड़ीसा वाली साइड पर। और बेसिकली ये किस प्लेट्यू पर है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पर पड़ता है, इसीलिए ना छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो भारत का रूड कहा जाता है, इंडिया का रूड सिटी। क्यों, क्योंकि जर्मन में ना एक रूड करके एक एरिया था जर्मन में, तो जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई थी, यानी कि जर्मन को हरा दिया गया था, अगर किसी ने हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पढ़ा है पार्ट, तो जर्मन को जब हरा दिया गया था तो अलाइड पावर जिन्होंने हराया था, तो उन्होंने जर्मन से रूड कंट्री, रूड सिटी को ले लिया था। तो पूरा जो रूड एरिया था वो स्पेशली इसीलिए फेमस था, जहाँ पे कोल, पेट्रोलियम ये सब निकालते थे। तो इंडिया में इसलिए इस जगह को क्या बोल देते हैं, रूड ऑफ इंडिया। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी, रिवर वैली में से कोयला नहीं निकाला जाता है। तो यहाँ के रिवर आप मैच कर लो, अपने आप आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लगेगा कि समझने वाला है। अब देखो महानदी की बात करें तो महानदी कहाँ की नदी है, उड़ीसा की, ठीक है। चलो हम रिवर बना के देखते हैं, फिर आंसर निकालेंगे। ये देखो
ये रिवर हो गई महानदी, ठीक है, उड़ीसा की रिवर। उसके बाद है सतलज। अब देखो सतलज का दूर दूर तक नाता नहीं है यहाँ से, क्योंकि सतलज तो हमने क्या पढ़ा था, सतलज कहाँ से स्टार्ट होती है, सतलज होगी राक्षस ताल, जिसको राकस ताल भी बोल देते हैं। ये मानसरोवर लेक है, तो इसके पास ही एक लेक है राकस ताल करके, वहां से सतलज स्टार्ट होती है, इंडिया में एंट्री करती है और कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। क्लियर है बात। तो कहीं पर आपको लग रहा है कि सतलज का कोई कनेक्शन है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, नहीं, ये काफी नॉर्थ में है। तो इसका मतलब कि सीधा सीधा यहाँ से समझ में आ रहा है कि आंसर जो बी है वो एकदम मतलब आंसर बी है, ठीक है। फिर भी हम एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। गोदावरी जो है वो कैसे जाती है, इस तरीके से, यानी कि महाराष्ट्र से निकलकर नासिक के पास से ये जाएगी और सीधा आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी गोदावरी रिवर है, इसकी वैली से भी क्या निकल सकता है, कोल, पेट्रोलियम या बाकी सारे मिनरल्स निकाले जा सकते हैं। बाकी हम बात करें सोन रिवर की, तो सोन जाती है कहाँ पर, सोन जाती है ऐसे करके, यानी कि यमुना जो है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है सोन, ठीक है। यमुना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, या किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ये देखो गंगा। और यमुना की हेल्पिंग रिवर कौन सी है, सोन। सिंध, बेतवा, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोन है, सोन की वैली में भी हम कह सकते हैं कि मिनरल्स निकलता है। यानी कि हमें एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो पूरा दामोदर वैली हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, दामोदर वैली। तो ये जो पूरी वैली है, इस वैली में कहीं ना कहीं इन रिवर के आसपास से कोल यानी कोयला निकाला जाता है, लेकिन एक रिवर के पास से नहीं मिलेगा, वो कौन सी है, सतलज, ठीक है, ये जो बिल्कुल नॉर्थ में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सतलज बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी ऑप्शन नंबर बी सतलज। क्लियर है इतनी बात, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ चीजें जो देखो हम याद नहीं कर सकते, जिनको हमें थोड़ा समझना होता है, उनको हम समझने के वे में ही समझेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ चीजें रटने वाली होती है, जैसे ये चैप्टर पूरा रटने वाला है, फैक्चुअल है थोड़ा सा, ठीक है। कोल कहाँ से निकलता है, सोना कहाँ से निकलता है, ये सारी चीजें, तो इसको आप थोड़ा ढंग से कर लीजिएगा। बाकी अच्छे से हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, को दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेशियस मिनरल। इनमें से सबसे ज्यादा महंगा जो प्रीशियस होता है वो मिनरल कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो इसका बहुत बहुत इजी सा हलवा सा क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं आता वो देख ले। हेमाटाइट, ठीक है, ये हेमाटाइट जो है कोल का ही एक मतलब टाइप है। माइका, ठीक है, वैसे महंगा माइका भी मिलता है मार्केट में, बट उतना नहीं है, ठीक है, जितना कि यहाँ पर अभी मैं बताने वाली हूँ। बॉक्साइट। और फोर्थ क्या है, प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम अब तक वर्ल्ड में सबसे महंगा मेटल है, ठीक है। प्लेटिनम से ज्वेलरीज बनाई जाती है, जैसे हीरा होता है ना, हीरा, हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है प्लेटिनम। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड का अभी तक का सबसे ज्यादा प्रीशियस मेटल है प्लेटिनम। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास प्लेटिनम की चीजें मिलती हैं, और अक्सर लोगों के पास ये डायमंड वगैरह की या फिर गोल्ड वगैरह का तो मिल ही जाएगा, प्लेटिनम का थोड़ा कम देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में प्लेटिनम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में है। तो ये बस एक बेसिक सी जानकारी थी इसके बारे में जो मैंने आपको बता दी। इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको रटना ही पड़ता है, देखो और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको याद करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो पंचपटमल्ली मिनरल डिपॉजिट्स एरिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पंचपटमल्ली जो खनिज भंडार है वो किस स्टेट में स्थित है। मैंने आपको एक चीज देखो, थोड़ा सा एक और ट्रिक मैं बताना चाहती हूँ। अभी जो मैंने आपको 2-3 स्टेट्स बताए, स्पेशली 2 जो ओडिशा है, झारखंड है, अगर कभी ना देखो कोल वाला क्वेश्चन आप भूल चुके हो या फिर याद नहीं आ रहा है बहुत याद करने पर भी पेपर में, तो ध्यान रखना, अक्सर अगर आपको कोल जैसी चीजें देखने को मिले मिनरल्स से रिलेटेड, तो वो आपको झारखंड, उड़ीसा इस साइड मिलेगी, ठीक है ना, ज्यादा नॉर्थ में मिल पाएगी और ना ज्यादा साउथ में, ठीक है। तो ऑप्शन में ना जस्ट आपको थोड़ा सा चालाकी दिखानी पड़ेगी, छाटना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है। जैसे हरियाणा का क्या संबंध है ना, हरियाणा तो एक वैसे ही प्लेन एरिया है। हरियाणा में आप कह सकते हो पानी बहुत है क्योंकि नदियां बहुत है, ठीक है, तो वहाँ तो खेती अच्छी हो सकती है, इरिगेशन अच्छा हो सकता है। कोयला थोड़े ना निकाला जाएगा हरियाणा के जमीन में से, क्योंकि वो तो पहले ही तराई क्षेत्र है, ठीक है। तो हरियाणा को तो वैसे ही आप कट कर दो, ठीक है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही माउंटेन वाला एरिया है ना, माउंटेन ही माउंटेन है, और माउंटेन में आपको कोयला कहाँ से मिल जाएगा, माउंटेन के नीचे तो आपको पानी मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर भी कोयला नहीं मिल सकता, तो इसको भी आप कट कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान। अब देखो राजस्थान का मैंने क्या बताया था, राजस्थान की मिट्टी सैंडी है, वैसे ही राजस्थान की मिट्टी में बहुत कम चीजें ग्रो की जाती है, जैसे कि तुम्हारा बाजरा हो गया, मक्का, यानी कि जितने हार्ड ग्रेन्स होते हैं, तो राजस्थान में तो वैसे ही मिनरल्स मिलने मुश्किल है, या मिलेंगे तो बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या है, राजस्थान भी कैंसिल कर देना है क्योंकि कोल यहाँ मिलने से रहा। तो सीधी सी बात है, हमने बताया था छोटा नागपुर प्लेटी वाली बात, उसमें उड़ीसा झारखंड आता है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अभी उड़ीसा है। तो आपको आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। क्लियर है। देखो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ जो कंसेप्चुअल है, जो ट्रिक वाली चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से डील हो जाए, घबराने वाली बात नहीं है। आ जाते हैं इससे क्वेश्चन, पर उतना भी नहीं आते। बाकी चैप्टर्स हैं हमारे करने वाले जहाँ से स्कोर करता है। क्लियर है। ये चैप्टर मैं इसलिए करा रही हूँ कि चलो कोई छूट ना जाए, बस वो वाली बात है, वरना कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिलते इससे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन दामोदर वैली। अब देखो मैंने एक चीज समझाई थी आपको, इस डायग्राम पे आ जाओ। दामोदर वैली, दामोदर नदी है कहाँ पर, वैली का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर आता है डायग्राम पर। ये देखो दामोदर ना रिवर है बेसिकली यहाँ पर, ये देखो ये जैसे वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, ये करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक रिवर है दामोदर, ठीक है, दामोदर रिवर, ठीक है, ये सारा। तो ये दामोदर बेसिन है, पूरा वैली है। वैली का मतलब क्या होता है कि वो पूरी जगह जहाँ पर दामोदर रिवर फ्लो करती है और या फिर उसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती है। तो दामोदर वैली में क्या पूछा है इन्होंने, दामोदर वैली इज नॉट नोन फॉर कोल। अच्छा एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था दामोदर घाटी में किस तरीके का कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो दामोदर वैली में किस तरीके का, क्योंकि देखो 3-4 टाइप के कोल होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, लिखने वाले लिख लो जिसको नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो दामोदर में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो ध्यान रखना दामोदर वैली में बिटुमिनस टाइप का कोल पाया जाता है। कोल के ना टाइप अलग अलग होते हैं, लिख लीजिए आप, चलो एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक, बिटुमिनस। एक हमारा लिग्नाइट होता है। देखो एंथ्रासाइट ना बहुत मतलब फर्स्ट क्वालिटी का कोल है ये कोयला भारत में मिलेगा नहीं जल्दी से, बहुत ही सुपर क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट, मतलब इसका कोई जवाब नहीं, और महंगा भी बिकता है ये। ठीक है, इंडिया में इसकी मात्रा बहुत कम होती है तो फिर कम ही बिकता है, लोग कम ही लेते हैं। बिटुमिनस हमारे यहाँ ज़्यादा है, हमारे इंडिया में वैसे भी सेकेंड टाइप का इसको बोलते हैं, सेकेंड टाइप का यानी दूसरे टाइप का कोयला। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, मतलब ऐसी कोई घटिया क्वालिटी नहीं है। बिटुमिनस बढ़िया कोयला है, ज़्यादा धुआं नहीं होता है इसमें, और लोग यूज़ करते हैं घरों में भी और वैसे भी, इसको फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट है उसके बाद, लिग्नाइट फिर थर्ड और फोर्थ प्लेस पे आ जाता है। तो यहाँ पर पूछा कि दामोदर वैली में कौन सा है, तो ध्यान रखना बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस टाइप का जो कोल है वो कहाँ मिलता है, दामोदर वैली में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ भी किसका है, बिटुमिनस वैली का, बिटुमिनस कोयले का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइनोसिलिकेट एम्फीबोल मिनरल यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड एज रेल रोड बैलास्ट। अब देखो हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रेल रोड बैलास्ट के लिए कौन सा इसमें से यूज किया जाता है, कौन सा मेटल यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा मिनरल है वो जो हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए। अब जितने भी हाईवे आपने देखे हैं, अब हाईवे बनाने का ना मकसद होता है, देखो ऐसे ही थोड़ा ना सरकार रोज रोज हाईवे बनाएगी या कंस्ट्रक्ट कराएगी रोड, गवर्नमेंट भी कुछ लॉन्ग पर्पस से चीजें करवाती है। तो उन चीजों को जब उन चीजों को कंस्ट्रक्शन पे मतलब किया जाता है तो उस पे क्या होता है, उस पे कुछ स्पेशल क्वालिटी की चीज़ें लगाई जाती है। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी देखो आप रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट यूज़ करेगी वो अच्छी क्वालिटी का होगा। तो इन्होंने पूछा है कि एक ना होता है आइनोसिलिकेट एम्फीबोल मिनरल होता है, ठीक है, तो वो किस टाइप का है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे टाइप है। ठीक है, एक मिनरल का नाम है आइनोसिलिकेट एम्फीबोल, घबराना नहीं है अगर आपने पहली बार सुना है तो। ठीक है, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो इनमें से कौन से टाइप का है, 4 टाइप के होते हैं, तो वो होता है हॉर्न ब्लेंड। देखो हॉर्न ब्लेंड जो एक मेटल है आपका, मिनरल है हॉर्न ब्लेंड, ये रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट यूज करवाती है, और बहुत ही सुपर क्वालिटी का रोड इसमें कंस्ट्रक्ट होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। ठीक है, सालों साल चल जाती है कि रोड, अब सरकार रोज रोज तो रोड बनाने से रही है ना, अब उसमें बहुत सारी मतलब सालों तक उसमें चाहे बड़े बड़े हैवी ट्रक गुजरे या कुछ भी गुजरे, तो वो एक सही रहता है, जल्दी से हार्म नहीं होता। बाकी हार्म होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है अगर टूटने वाली बात आए तो। हॉर्न ब्लेंड ध्यान रखना, हॉर्न ब्लेंड इसका करेक्ट आंसर है जो यूज होता है एम्फीबोल के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच कोल इज ऑफ लो ग्रेड ब्राउन एंड सॉफ्ट विद अबंडेंट मॉइस्चर। देखो इनमें से कौन सा ऐसा कोयला है जो क्या है, लो ग्रेड का है।
लो ग्रेड का मतलब ब्राउन है, सॉफ्ट है और मॉइस्चर उसमें कैसा है, अबंडेंट है। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी, है ना। तो नमी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, सॉफ्ट होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये भी कई बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। एक तो आपसे पूछा जाएगा अच्छी क्वालिटी का कोयला, या फिर आपसे पूछा जाएगा सेकेंड क्वालिटी का बता दो जो इंडिया में मिलता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा लो क्वालिटी का बता दो। तो भैया लो क्वालिटी का इसमें लिग्नाइट होता है, ठीक है। ये लिग्राइट नहीं है, गलत हो गया है, कोई बात नहीं, इसको सही कर लो हिंदी में थोड़ा सा, लिग्नाइट, ठीक है, इसको लिग्नाइट कर लीजिए। तो लिग्नाइट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लिग्नाइट की जो ग्रेडिंग क्वालिटी है यानी कि वो लो है और ब्राउन कलर है, सॉफ्ट है, और बहुत ज़्यादा ना मतलब लिग्नाइट भी लोग यूज़ करते हैं। ये कुछ रेजिडेंशियल पर्पज से यूज़ होता है, घरों में यूज़ हो जाता है हाथ वाथ सेकने के लिए, और काफ़ी मतलब कुछ चीज़ें बना ली हो, प्रेस के अंदर यूज़ हो जाता है, तो ये सारे लिग्नाइट उसमें यूज़ होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अच्छी क्वालिटी का मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट लिख लो, एंथ्रेसाइट, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो एंथ्रासाइट हो गया फर्स्ट, बिटुमिनस हो गया सेकंड, जो बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में बिटुमिनस, और थर्ड हो गया हमारा लिग्नाइट। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। देखो नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। बेसिकली ना नरोड़ा की अगर मैं बात करूँ तो आपने सुना होगा नरोड़ा पड़ता है दिल्ली के बॉर्डर में और हमारे यूपी के बॉर्डर में, ठीक है। मेनली नरोड़ा ना यूपी में आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा। और इसका जब इस पर पावर प्लांट बनाया गया था, पावर प्लांट का मतलब जब पूरा फैक्ट्री बनाई गई, तो वो किस पर्पज से बनाई गई कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो पावर रिसोर्स है, एज अ पावर रिसोर्स इसको यूज किया जा सके, ठीक है। तो ये पड़ जाएगा हमारा यूपी में, क्योंकि ये बॉर्डर पे है बिल्कुल, है ना। जैसे हमारा ग्रेटर नोएडा है ना, ग्रेटर नोएडा हमारा यूपी में पड़ जाता है। ऑल्दो ग्रेटर नोएडा किसका पार्ट है भाई, बॉर्डर पे तो दिल्ली का ही पार्ट है, पर पड़ेगा तो ग्रेटर नोएडा यूपी में। तो ऐसे ही नरोड़ा भी यूपी में पड़ जाता है। और ये जो थर्मल, ये जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, तो ये पड़ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुंड्रा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें बहुत दिमागबाजी नहीं करनी, एक जगह लिखते रहो, फैक्चुअल चीजें हैं। ये कहाँ पर है मुंड्रा पावर प्लांट, तो गुजरात के किस सिटी में है। गुजरात में ना एक सिटी पड़ती है कच्छ, ठीक है। जामनगर भी है, खेड़ा है, गांधीनगर है, लेकिन कच्छ, कच्छ देखो कच्छ कहाँ पर है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो ये वाला पार्ट तो राजस्थान का है एंड दिस वन विल बी गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में जो कच्छ सिटी है, कच्छ सिटी में कौन सा पड़ता है, कौन सा पावर प्लांट है, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, ध्यान रखेंगे कच्छ एरिया में। अच्छा कच्छ एरिया भी कैसा है, जैसे ना दलदल देखा है आपने कभी, तो दलदल जैसा एरिया होता है ना, मार्शी सा, मतलब बहुत पानी पानी सा, तराई जैसा, तो वो वाला एरिया है कच्छ वाला। स्पेशली जब भी कोस्ट के पास जाते हैं, तट के पास, तो और ज़्यादा जो है यहाँ पे मार्शी हो जाता है, यानी तराई हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आई, ध्यान रखना कच्छ, जामनगर अलग है, गांधीनगर वगैरह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स आर रिच इन भेडार, भेडार नहीं होगा, भंडार होगा ये, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है वो, उनमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है। तो ये बात मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, गोल्ड तो इस साइड नहीं है, पेट्रोलियम है पर उतना नहीं। सिलिकॉन तो भूल ही जाओ, सिलिकॉन तो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा तुम्हारा कर्नाटका साइड में। अच्छा कर्नाटक के साइड में का मतलब क्या है इसका, आप देख लो, ये देखो, ये जो स्टेट है ये कौन सा है, कर्नाटक। देखो कर्नाटका में ना, कर्नाटका में बेंगलुरु पड़ता है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ठीक है। बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन वैली वैसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन नाम का एक मेटल होता है जो कंप्यूटर चिप्स वगैरह में या ऑप्टिक फाइबर में यूज होता है, सिलिकॉन। और जितने भी, जैसे आप ने सुना होगा कि इंजीनियर्स जो होते हैं, जो बीटेक वगैरह या जो ये चीज़ें करते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आईटी सेक्टर में स्पेशली, तो आईटी वाले वालों की जॉब अक्सर लग जाती है बेंगलुरु की साइड में, कर्नाटका में। तो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ आईटी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज आपको ग्रेटर नोएडा में भी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी बेंगलुरु में। कारण क्या है कि वहाँ पर ना जॉब इतनी ज़्यादा है इंजीनियरिंग वालों की, स्पेशली आईटी वालों की, ठीक है। तो इसलिए इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। और एक और चीज़, सिलिकॉन वैली हमारी कैलिफोर्निया में भी पड़ती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो एक सिलिकॉन वैली हमारी कैलिफोर्निया में, एक सिलिकॉन वैली हमारी इंडिया में बेंगलुरु में हो जाएगी। ठीक है, तो सिलिकॉन के बारे में मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात कर रहे थे, क्या पूछा था इन्होंने, छत्तीसगढ़ झारखंड। देखो छत्तीसगढ़ झारखंड ये उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोल मिलेगा सबसे ज्यादा, है ना, और झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कोल का ही एक टाइप मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, मतलब कोल का भंडार, है ना, कोयले का भंडार। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है कोयला। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम मिल जाएगा, और पेट्रोलियम से आपको पता ही है काफी सारी चीजें जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, वैक्स, तारकोल, यानी कि बहुत मतलब इतना यूज है ना, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में भी आ जाता है कि काला सोना या ब्लैक गोल्ड के नाम से कौन सा जो है मिनरल प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा क्या, पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोयले के बारे में बता दिया, पेट्रोलियम बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16। सलाल प्रोजेक्ट ऑल्सो नोन एज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज ऑन विच रिवर। अब देखो ये जितने भी पावर स्टेशन बन रहे हैं, इनको बनाने का मतलब क्या है, देखो पावर स्टेशन क्या होते हैं। अब देखो कोई भी चीज अगर किसी स्टेट में एक्स्ट्रा है, मान लीजिए अब मैं अगर इंडस रिवर की बात करूं, सिंधु नदी की, या सतलज रिवर की बात करूं, तो ये ना इतनी वास्ट नदियां हैं, इतनी ज्यादा गहरी और बड़ी नदियां हैं। अब आप ना ये देख लो कि जो टिहरी डैम है हमारा, ठीक है, तो टिहरी डैम को माना जाता है कि टिहरी डैम में कहीं कहीं पर दरार है, और अगर कहीं कभी ये टूटा इन फ्यूचर, तो टिहरी डैम में इतना पानी स्टोर है उत्तराखंड में कि वो टूटने पे ना मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ सकती है, इतना ज्यादा पानी है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया वालों को तो वैसे भी टिहरी डैम से थोड़ा बहुत खतरा है। और बाकी कहने का मतलब मेरा यह है कि रिवर्स इतनी ज्यादा गहरी है, इतनी बड़ी है, और इतना स्टोर है वॉल्यूम, कि उनका अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। अब जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, जल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो जल से बनने वाला जितना पावर होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन की वजह से। अब यहाँ पर क्या है, कौन सी नदी को चूज किया गया, सलाल रिवर को। ठीक है, सलाल हाइड्रो नहीं सॉरी चेनाब रिवर को चूज किया गया सलाल पावर स्टेशन बनाने के लिए। तो पानी से जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना, पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इस टाइप के प्लांट उन नदियों पर लगाए जाते हैं, उन नदियों पर ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैंने इंडस की बात बताई आपको, झेलम, चेनाब, रावी, तो ये सब कुछ जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, है ना, और आपका ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो ये सारे रिवर में ना बहुत पानी है, अबंडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा। तो इनको कहीं कहीं पर तो इन पे डैम बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पर इन पे पावर प्लांट बनाए जाते हैं, इनके पानी को मोड़ दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग पर्पज से गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है। तो एक रिसेंट में सलाल बना था, जो कि किस रिवर पे बना था, चेनाब। क्लियर है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन में ना आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब देखो अगर आपको मान लो चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो दिमाग लगा के। देखो कृष्णा है बी ऑप्शन में, कृष्णा तो वैसे भी साउथ की रिवर है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, गंगा भी नहीं आएगी। ठीक है, रावी छोटी रिवर है। तो कहने का मतलब क्या कि चेनाब में सलाल प्रोजेक्ट बना के जो है क्या करवाया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी उसके पानी से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चेनाब। चलिए, इसमें ना एक चीज आप समझ लो कि कैसे रिवर का कंसेप्ट पूछा जाता है। देखो रिवर का कंसेप्ट थोड़ा रिवर का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ताकि ना आपको इस बात में कंफ्यूजन ना रहे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो कैसे हम इसको कर पाएंगे। देखिए, जैसे हमारी ये देखिए, जिससे हमारे नॉर्थ इंडिया में आपको पता है ना, पंजाब को पंचनद भी बोला जाता है, पंचनद बोला जाता है 5 रिवर्स की वजह से। अभी जैसे अगर मैं इंडस की बात करूं, ये आपका मानसरोवर लेक है, यहाँ से इंडस सतलज निकलती है, इंडस
यहाँ से होती हुई जाएगी पाकिस्तान में, उसके बाद झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, बीस और ये आपकी आएगी सतलुज। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रिवर मिल जाएगी। सतलुज किस में मिल जाएगी? ये मिल जाएगी आपके इंडस में। तो ये हो जाएगी इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बीस, सतलज। तो यहाँ पर जो ये पंजाब वाला पार्ट है, अकेला पंजाब ऐसा स्टेट है, यहाँ पर आप देखो थोड़ा, पंजाब ऐसा स्टेट है जहां से ना 5 नदियां जाती है। ठीक है, 5 कौन कौन सी नदियां है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना आता है ना यहाँ से। तो अगर आपने ये नदियों का सीक्वेंस नहीं याद किया, क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी भाई। देखो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, आप देख लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो क्रोनोलॉजी तभी आप कर पाओगे सही ऑर्डर में जब आपको पूरी थ्योरी पता होगी। तो झेलम, चिनाब, रावी, बीस, सतलज। ठीक है, ध्यान रखना, झेलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलज। तो यहाँ पे पंजाब लगा देंगे आप। ठीक है, पंजाब। और ये जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो हो जाएगा अपना लाहौर, है ना। लाहौर में सारे आपको पाकिस्तान में पंजाबीज मिल जाएंगे। तो ये वाला पार्ट वेस्टर्न हमारा पाकिस्तान में है पंजाब का, ईस्टर्न हमारा इंडिया में है। ध्यान रखेंगे पांचों नदियों के नाम। इंडस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना है, इंडस नॉर्थ में है, लद्दाख की साइड में। क्लियर है इतनी बात? तो ये मैंने 5 रिवर के बारे में आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको पहचानना है कि इनमें से ट्रेडिशनल सोर्स या बहुत ही पुराना सोर्स पारंपरिक जो रहा है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसमें है जैसे जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा, दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा, तीसरा है कैटल डंग। ठीक है, और कैटल डंग का मतलब गोबर, है ना। और सोलर एनर्जी, सोलर तो बिल्कुल नई एनर्जी, नो डाउट। आप बिल्कुल आंख बंद करके अगर लगाना, अगर नया आपसे पूछा जाए कि नई कौन सी एनर्जी जनरेट की गई है तो उसमें सोलर आ जाएगा। ठीक है, जियोथर्मल में भी क्या है, ये भी बिल्कुल न्यू है। पहले थोड़ी होता था ऐसा कि जियोथर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर भी पहले यूज होता था कैटल डंग। ठीक है, बहुत पुराना पारंपरिक ट्रेडिशनल सोर्स रहा है कैटल डंग। तो ध्यान रखना, गाय कह रही हूँ, बहुत सारे मतलब देखो गाय के गोबर से वैसे ये किया जाता था। तो कैटल के जो डंग है वो बहुत पुराना एक तरीका है जिससे एनर्जी जनरेट की जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके उपले बनाए जाते थे भाई गाय के गोबर के। तो काफी सारी चीजें हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं दुर्ग बस्तर। क्वेश्चन नंबर 18, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयन और बेल्ट इज लोकेटेड इन। अब देखो दुर्ग बस्तर कौन सा एरिया है, ये चंद्रपुर है और यहाँ पर ना आयन ओर की बेल्ट है। देखो आयन ओर क्या होता है, आयन प्योर तो मिलता नहीं है, आयन कैसे मिलेगा, ओर में मिलेगा हमेशा। ध्यान रखना, ओर का मतलब क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं शायद। ठीक है, मतलब आयन गोल्ड कुछ भी हो, कोई भी मेटल हो, प्योर तो मिलेगा नहीं, ओर के साथ मिलता है। तो आयन ओर की बेल्ट इनमें से कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका नहीं। ठीक है, कर्नाटका तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 1% महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, और नहीं महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक नहीं होगा, इसमें आप ये कर लो। ठीक है, इसमें कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना तो बिल्कुल नहीं होगा। और इन्होंने कहा है आयन के बारे में। अगर देखो कोयले के बारे में बात होती, कोल के बारे में तो हम 1% लगाते हैं आंसर, छत्तीसगढ़ झारखंड। लेकिन बात हो रही है किसके बारे में, आयन और बेल्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन, तो वैसे हिंदी में देख लेते हैं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इंग्लिश में कुछ ये मिसप्लेस या मिस रोट हो चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हिंदी में देख लो, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दो ऐसे एरिया है जहां पर आयन और बेल्ट मिलती है, यानी कि आयन और की पेटी मिलती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बस अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बचा है। 19 के बाद एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। देखो पाइपलाइन ना बहुत मतलब पाइपलाइन का जो कंसेप्ट आया वो अभी बिल्कुल नया कंसेप्ट है, पहले से नहीं आया। ठीक है, तो पाइपलाइन जो है, इस पूरे पाइपलाइन का नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा नाम से पाइपलाइन है और जगदीशपुर तक जाती है। तो ये इसकी जिम्मेदारी है, इसको हैंडल कौन करता है, कौन सी एजेंसी है जो इनको हैंडल करने का काम करती है। जैसे फर्स्ट वन है हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भाई ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड एजेंसी है। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो गैस वर्ड आ रहा है
और ये एजेंसी जो है वो किस उसको देखने का काम करती है, जितने भी हमारी गैस पाइपलाइंस होती हैं उनको मेंटेन करने का काम कौन करती है, हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये ऑयल से चीजें देखता है, और ऑयल एंड नेचुरल ये भी अलग है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है इतनी बात? 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 विच स्टेट अलोन हैज 72% ऑफ मैग्नीटाइट, हाँ ठीक है, मैग्नेटाइट इन इंडिया। तो अकेले कौन से स्टेट में 72% रिजर्व है मैग्नेटाइट के? तो मैग्नेटाइट किसका है? आयन का ही एक टाइप है जो कि कर्नाटका में मिलता है, ठीक है, कर्नाटका यानी कि, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका क्या मिलता है, यहाँ पर रिजर्व है बहुत बड़ा, किसका? मैग्नेटाइट का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को आपको डील करना है, मतलब आपने ना देखो ये चैप्टर वैसे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल तो था नहीं, जो चीज़ें कंसेप्ट वाली थी यानी कि थ्योरी वाली थी वो मैंने आपको बता दी, और बाकी जो चीज़ें फैक्ट्स वाली है वो मैंने आपको कैसे बताया कि ट्रिक से कर लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज्योग्राफी में रहता है बहुत डर लगता है सबको, पर ऐसी देखो डरने वाली बात कुछ है नहीं। जब हमारे एक बार किसी भी काम को जब हम करना शुरू करते हैं ना और हमें वो आ जाता है तो वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वही बात है कि जब तक आपको ये मैपिंग नहीं आएगी या थ्योरी नहीं आएगी तब तक ना आपको लगेगा कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि नोट्स प्रॉपर बनाते रहो ताकि क्वेश्चन इनसे ही घुमाकर कहीं से भी आए तो आप तैयार रहो उसके लिए और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली मैं कुछ ही क्वेश्चंस के बाद जो है हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी, ठीक है, जिससे कि हमारा सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से चलते रहें, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन चलते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, like, subscribe and share our channel. Thank you.